अस्सलामुअलैकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं महानूर मेराज। मैं हूं हुमा दुरानी और मैं हूं एहतसास नकी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की हैं। ऐ रब, शहदाए करबला के सदके में हमें इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात और बलियात से महफूज रख, आमीन। मुल्क में सियासी हलचल, लाहौर में भी सियासी पारा हाई हो गया। अपोजिशन की बैठक पर बैठक के बाद हुकूमत की भी बड़ी बैठक सामने आ गई। अपोजिशन की सरगर्मियों के बाद विफाक और पंजाब के कायदीन ने आज सर जोड़ लिए हैं। स्टैंडिंग कमेटी के विफाकी वजीर और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुशावरत की है। विफाकी वज़ीर असद उमर, शफकत महमूद, फवाद चौधरी की वजीर आला पंजाब से मुलाकात शेड्यूल हुई है। एजाज शाह भी मुशावराती मुलाकात का हिस्सा होंगे। शाह महमूद की शिरकत का भी इम्कान है। मुल्की सियासी मामलात और अपोजिशन की सरगर्मियों पर मशावरत की जाएगी। मुलाकात शेड्यूल हुई है। एजाज शाह भी मुशावराती मुलाकात का हिस्सा होंगे। शाह महमूद की शिरकत का भी इम्कान है। मुल्की सियासी मामलात और अपोजिशन की सरगर्मियों पर मशावरत की जाएगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं जैन नकवी से। जी जैन। जी बिल्कुल, पंजाब में बिलखुसूस लाहौर में अपोजिशन की सरगर्मियों के बाद वफाक और पंजाब के हुकूमती कायदीन की जो आला सदर और मुशावरती इजलास है वो इस वक्त वजीर आला हाउस में जारी है और इजलास के दौरान वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कर रहे हैं। इजलास में वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कायम करदा स्टैंडिंग कमेटी के वफाकी वुज़रा जो है वो शरीक हैं, जबकि इजलास में मुल्की सियासी मामलात, अपोजिशन की सरगर्मियां, इस पे जो बहस है वो ज़ेर गौर है। जबकि इसके अलावा अपोजिशन की तहरीक के हवाले से मुश्तरका लाहे अमल जो हुकूमत का होगा उस पर भी बातचीत की जा रही है। जबकि पंजाब में तरक्याती मनसूबों के हवाले से इजलास में बात की जा रही है। इसके अलावा अमन व अमान, कोरोना समेत मुतअद्दिद मामलात जो हैं वो भी मुशावरत का हिस्सा हैं। इजलास में जो है वो बाकायदा तौर पर वफाकी वजीर असद उमर, वफाकी वजीर शफकत महमूद जो है वो वजीर आला से मिले। इजलास से पहले जो है वजीर आला से मुलाकात में उन्होंने जो है वो अपोजिशन की तहरीक के हवाले से तबादला ख्याल किया है। जबकि उस्मान बुज़दार ने वफाकी वज़रा को पंजाब में अपोजिशन की तहरीक के हवाले से जो है वो भी आगाह किया है। तो ये मुलाकात जो है वो वफाकी वज़रा की वो जारी है। जबकि शाह महमूद कुरैशी, जिनका पहले ये कहा जाता है कि उनका इम्कान है कि वो इस मुलाकात में आएंगे, वो भी इस वक्त वज़ीर आला हाउस पहुंच चुके हैं और वो मुशावरती इजलास का हिस्सा हैं। इजलास में बाकायदा तौर पर अपोजिशन की सरगर्मियों के हवाले से जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा कि अपोजिशन जो पंजाब समेत इस्लामाबाद दीगर जिलों में जो है वो जलसे जुलूस और एहतजाजी मुजाहरे कर रही है, तो उसके हवाले से निमटने के लिए हुकूमत का क्या लाया अमल होगा उसके हवाले से जो इजलास है वो इस वक्त जारी है और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो है वो इजलास की सदारत कर रहे हैं। जी ठीक है ज़ैन नकवी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून ने मॉडल टाउन लाहौर में फिर से बैठक लगा ली। इजलास में पंजाब की तंजीम साजी पर मशावरत, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इजलास में गुजरावाला जलसे की तैयारियों का भी जायजा लिया जा रहा है। इस हवाले से जैन नकवी हमें बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून ने मॉडल टाउन लाहौर में फिर बैठक लगा ली। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो मॉडल टाउन में इजलास हुआ जिसमें जो है जिसकी सदारत राना सनाउल्लाह कर रहे थे। इजलास में अवैस लगारी, नदीम कामरान, शेख साहब, सऊद मजीद समेत जो दीगर नून लीगी रहनुमा है वो शरीक हुए। इजलास में तमाम डिवीजन के सदूर जो है वो भी शामिल हुए। जबकि पंजाब के सूबाई हलकों तक तंजीम साजी मुकम्मल करने पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया गया है। जबकि इजलास से मियां नवाज शरीफ जो कायद मुस्लिम लीग नून है वो भी पंजाब की मुकम्मल तंजीमों के इजलास से खिताब करेंगे। जराये का ये कहना है कि मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को इंतकामी कार्रवाई पर निशाना बनाने पर जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। जबकि दूसरी जानिब 16 अक्टूबर को जो गुजरावाला में जलसा है उसकी तैयारियों के हवाले से इजलास में जायजा किया गया है और इजलास में कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती के लिए तहरीक चलाने के फैसले की तईद की गई है। कल पाकिस्तान मुस्लिम नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह जो है वो गुजरावाला जलसा का दौरा करेंगे और 12 अक्टूबर को 3 डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान भी किया गया है। लाहौर में जो जलसा होगा उसके लिए इंतजामात के लिए कमेटी भी जो है वो तश्कील दे दी गई है। इजलास में ख्वाजा सलमान रफीक लाहौर कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर किए गए हैं, जबकि परवेज मलिक को जो है वो को कन्वीनियर मुकर्रर किया गया है पार्टी की जानिब से। जबकि कमेटी में समीउल्लाह खान, मलिक अहमद, मियां मरगूब और मियां नुमान शामिल हैं। लाहौर कमेटी में इसके अलावा सैफुल मर्रूक, राना मुबशर, राना अरशद, शेख वसीम समेत
इमरान नजीर जो हैं वो भी इस कमेटी का हिस्सा है। दूसरी जानिब गुजरात, बहुत शुक्रिया ज़ैन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पीडीएम के जवाब में कप्तान के खिलाड़ी भी इन एक्शन। लियाकत बाग में कल सियासी पावर शो करेंगे। वार्ड कमेटियों के ओहदेदारों की तकरीब हल्फबर्दारी कल मुनक्किद की गई है। तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मजीद जानते हैं, रावलपिंडी से सुहेल राजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल। बिल्कुल हस्ब इख्तिलाफ पीडीएम की जानिब से जो है वो जलसों के ऐलान के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है मुतारिक दिखाई दे रही है। रावलपिंडी में कल जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो पावर शो का मुजाहरा किया जाएगा, जिसमें सैफुल्लाह नियाजी जो है वो मेहमान खुसूसी होंगे और इसमें वार्ड कमेटियाँ जो रावलपिंडी और पंजाब भर की जो ज़िले कमेटियाँ हैं उनके अहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी की तकरीब जो है वो कल लियाकत बाग में मुनक्किद की जाएगी। अगर मैं आपको, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, रावलपिंडी का लियाकत बाग में इस टाइम मौजूद हुई, तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। स्टेज लगाया जा रहा है जिस पर सैफुल्लाह खान नियाजी जो है वो अपने हलफ बर्दारी तकरीब में जो है वो ज़िले ओहदेदारान से जो वो हलफ लेंगे। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान जो है हलफ बर्दारी तकरीब जो है वो कल मुनक्किद की जाएगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम में जो हस्ब इख्तिलाफ जो है वो पूरे पंजाब, पूरे मुल्क में जो है वो मुजाहरे करने जा रही है और जल्द से जुलूसों का ऐलान कर रखा है। क्या आया ये जो तहरीक इंसाफ का जलसा है, ये पाकिस्तान मुस्लिम नून के कारकुनों को रोकने के लिए ये जलसा किया जा रहा है, या जो है वो मुस्लिम नून के ओहदेदारान जो है वो रावलपिंडी में अपने सियासी पावर शो का मुजाहरा करेंगे, उसको रोकने के लिए ये पावर शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। रावलपिंडी के मरी रोड कमेटी चौक पर भी बड़े बड़े जो बोर्ड हैं वो अवेजा कर दिए गए हैं, जिसमें लिखा गया है जिले इंतजामिया की जिसमें ओहदेदारान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो हलफ बर्दारी तकरीब में जो यहाँ शिरकत करेंगे और इस पूरे पंडाल को जो है वो सजाने का अमल शुरू कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया सुहेल राजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नैब का एक और बड़ा इकदाम। नवाज शरीफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूखी की सिफारिश कर दी गई। ज़राए के मुताबिक नैब रावलपिंडी की जानिब से वजारत दाखिला को खत मौसूल हो गया है। मजीद जानेंगे असलम खोखर से। जी असलम। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नैब का एक और बड़ा इकदाम सामने आया है, जिसमें उन्होंने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख करने की जो सिफारिश है वो वजारत दाखिला से कर दी और इस हवाले से एक लेटर लिखा गया है, खत लिखा गया है और वजारत दाखिला का भी ये कहना है ज़राए का कि जो खत है वो मौसूल हो चुका है। खत का मतन जो है उसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी अदालत से जारी हो चुके हैं। इश्तिहारी करार देने का अमल भी जो है वो शुरू कर दिया गया है। नवाज शरीफ की सफरी जो दस्तावेजात है उसको मनसूख किया जाए और पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। खत में ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ को वतन वापसी के लिए वजारत दाखिला जो है वो इंटरपोल से भी राब्ता करे। जी सही, बहुत शुक्रिया असलम खोकर अपडेट करने के लिए। नवाज शरीफ समेत लीगी रहनुमाओं के खिलाफ गद्दारी मुकदमे की तफ्तीश के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सीसीपीओ लाहौर लाहे अमल तय करेंगे। आपको बताएं कि नवाज शरीफ समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ गद्दारी और बगावत के मामले में पंजाब पुलिस भी मुतहरिक हो गई। आईजी पंजाब इनाम गनी के हुक्म पर SPCA लाहौर की सरबराही में 4 अफसरान पर मुश्तमिल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई। टीम के सरबराह SPCIA आसिम इफ्तिखार हैं। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मुकदमे की तफ्तीश का बाकायदा आगाज कर दिया है। ताहम गद्दारी और बगावत के मुकदमे में अभी तक गिरफ्तारियां शुरू नहीं की गई। शहबाज शरीफ फैमिली के गिर्द मनी लॉन्ड्रिंग केस का घेरा तंग होने लगा। वफाकी काबीना ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया, 2 बेटों समेत 10 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद भी मुश्किलात कम न हुई। कानून का घेरा शहबाज शरीफ फैमिली के गिर्द तंग होने लगा। वफाकी काबीना ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया, 2 बेटों समेत 10 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी। नैब ने वजारत दाखिला से 10 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी। शहबाज शरीफ का नाम पहले ही ECL में मौजूद है। तमाम 10 अफराद तहकीकात मुकम्मल होने तक मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। अब देखते हैं गर्दाब में फंसी शहबाज शरीफ फैमिली इस इम्तिहान को कैसे पास करेगी। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली के असासजात मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकला को बहस का आखिरी मौका दे दिया।
احتساب عدالت کے ایڈمن جج جواد الحسن نے درخواست پر سماعت کی۔ نیب پروسیکیوٹر عاصم ممتاز عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ نیب حکام نے حقائق کے برعکس میری فیملی کے اثاثہ جات منجمد کیے۔ انکوائری سٹیج پر اثاثہ جات کو منجمد کرنا قانون کے برعکس ہے۔ استدعا ہے کہ عدالت اثاثہ جات منجمد کرنے کے حکم کو کالعدم قرار دے۔ عدالت نے شہباز شریف کے وکلاء کو بحث کا آخری موقع دیتے ہوئے سماعت 31 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے جلاوطنی کے دوران برطانیہ میں 4 قیمتی فلیٹس کیسے حاصل کیے، نیب تمام تفصیلات سامنے لے آیا۔ نیب دستاویزات کے مطابق شہباز شریف نے برطانیہ میں فلیٹس 13,31,000 پاؤنڈز میں خریدے ہیں۔ اسی پہ رپورٹ کریں گے زین نقوی۔ شہباز شریف کے لندن میں خریدے گئے 4 فلیٹس کے پیسے کہاں سے آئے، نیب نے تفصیلات جاری کر دی۔ نیب دستاویزات کے مطابق شہباز شریف نے فلیٹس خریدنے کے لیے رقم ایک کاروباری شخصیت بارکلے بینک برطانیہ، بھتیجی آسما ڈار سمیت دیگر سے بطور قرض حاصل کی۔ اپر بارکلے لندن میں واقع فلیٹ 2005 میں 2,35,000 پاؤنڈ میں خریدا گیا۔ اس فلیٹ کے لیے 75,000 پاؤنڈ کاروباری شخصیت سے قرض اور 1,60,000 بارکلے بینک سے بطور قرض حاصل کیے۔ شہباز شریف نے دوسرا فلیٹ 2007 میں لندن میں 1,60,000 میں خریدا۔ اس فلیٹ کے لیے 16,075 پاؤنڈ کاروباری شخصیت سے قرض جبکہ 1,43,000 پاؤنڈ بارکلے بینک لندن سے لیا گیا۔ تیسرا فلیٹ بھی 2007 میں 6,50,000 پاؤنڈ میں خریدا گیا۔ نیب دستاویزات کے مطابق شہباز شریف نے 2009 میں لندن میں چوتھا فلیٹ 2,86,007 پاؤنڈ میں خریدا۔ اس فلیٹ کے لیے 2,30,607 پاؤنڈ کاروباری شخصیت جبکہ 55,400 پاؤنڈ دیگر قریبی رفقا سے حاصل کیے گئے۔ نیب کے مطابق شہباز شریف کے خاندان اور دیگر سے موقف لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زین نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ لاہور کی ضلع کچہری میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کیس کی سماعت۔ ملزم کی حاضری معافی کی درخواست منظور۔ عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 20 اکتوبر کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ حافظ نفیس نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف سماعت کی۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بیماری کے باعث عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ ملزم کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست دی گئی جو عدالت نے منظور کر لی اور 20 اکتوبر کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کرنے پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پولیس نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا چالان عدالت میں جمع کروا رکھا ہے۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ پی آئی اے نے امریکہ میں واقع تاریخی اہمیت کے حامل روز ویلٹ ہوٹل کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ موجودہ معاشی صورتحال کے باعث 31 اکتوبر سے ہوٹل بند کر رہے ہیں۔ روزانہ ویلٹ ہوٹل نیو یارک کے اہم ترین اقتصادی مرکز میں واقع ہے۔ پہچان روز ویلٹ ہوٹل بند کرنے کا اعلان۔ اقوام عالم کے سب سے بڑے کاسموپولیٹن شہر نیو یارک کے سربفلک عمارتوں کے بیچوں بیچ مین ہنٹن کی 45ویں اسٹریٹ پر جو خوبصورت ہوٹل نظر آتا ہے وہ روز ویلٹ ہے۔ اس کی مالک پاکستان کی ایئر لائن پی آئی اے ہے۔ پاکستان سے آئے ہوئے سیاح اور نیو یارک کے پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور اکثر چلتے چلتے رک کر ہوٹل کی جانب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا ہوٹل ہے۔ ان کے اس احساس ملکیت اور محبت میں سرشاری ہوتی ہے۔ امریکہ میں پاکستان کا یہ نشان خطرے میں ہے۔ روز ویلٹ ہوٹل کی ویب سائٹ پر پیغام دیا گیا ہے کہ 31 اکتوبر کو ہوٹل مستقل طور پر بند کیا جا رہا ہے، تاہم کچھ ہی دیر بعد اس پیغام کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا۔ اس عمل نے کئی سوالوں کو جنم دیا ہے۔ یہ واضح نہ ہو سکا کہ ہوٹل بند کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ اس عمل کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما ہیں؟ کیا کسی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ترجمان کے مطابق مالی اخراجات کے باعث روز ویلٹ ہوٹل کو بند کیا جا رہا ہے۔ روز ویلٹ ہوٹل کے مستقبل کے فیصلے کے لیے فائنینشیل ایکسپرٹ کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ پی آئی اے نے سعودی عرب کے شہزادے فیصل بن خالد بن عبدالعزیز کے ساتھ مل کر اس کو لیز پر حاصل کیا۔ اس لیز کی شرائط میں یہ شک بھی شامل تھی کہ 20 سال بعد اگر پی آئی اے چاہے گی تو اس ہوٹل کی عمارت بھی خرید سکتی ہے، اور اسی بنا پر اس ہوٹل کو 1999 میں پی آئی اے نے $3.60 میں خرید لیا تھا، جس کے لیے ادارے نے ہوٹل کے مالک کے ساتھ طویل قانونی جنگ بھی لڑی تھی اور کامیابی حاصل کی تھی۔ چارسدہ میں ننھی زینب سے زیادتی اور قتل کیس میں اہم پیش رفت، پولیس نے مزید 7 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ چارسدہ سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں ننھی زینب سے زیادتی اور قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، پولیس نے مزید 7 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار افراد میں زینب کے رشتہ دار بھی شامل ہیں جن سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ڈی پی او چارسدہ محمد شعیب کے مطابق مردان، نوشہرہ،
اور ثوابی پولیس کے ماہر پولیس افسران بھی انکوائری ٹیم میں شریک ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کمسن بچی کے ساتھ زیادتی اور قتل کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی کے پی اور دیگر حکام کو ملوث افراد کی فوری گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ چارسدہ میں ہونے والے افسوسناک واقعے پر پشاور کے طلباء نے پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ مجرمان کو گرفتار کر کے اسلام کے مطابق سرعام تختہ دار پر لٹکایا جائے۔ مزید جانتے ہیں عدنان شاہد سے جو اس وقت مظاہرے کے ساتھ موجود ہیں۔ جی عدنان، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ چارسدہ میں 2.5 سالہ زینب کے ساتھ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جس پر ملک بھر میں جو آنکھ ہے وہ آشکار دکھائی دے رہی ہے۔ پشاور میں اگر بات کریں تو پاک یوتھ پارلیمنٹ کی جانب سے اس واقعے پر جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے پشاور پریس کلب کے باہر۔ اس وقت میرے ساتھ کچھ نوجوان موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ سر، کیا کہیں گے ایک بار پھر جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا 2.5 سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد قتل کیا گیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ عبدالحکیم بات کر رہا ہوں، پاک یوتھ پارلیمنٹ کے مرکزی چیئرمین ہوں۔ کل کا جو واقعہ ہے یہ انسانی ذہن بالکل مانتا نہیں کہ ایسا ہوا ہے۔ ہمیں خود بھی جب پتہ چلا تو ایک دن ہم نے کنفرمیشن میں لگایا اور جب کنفرم ہوا تو اس وقت کوئی بھی حکومت کے ساتھ چانس نہیں ہے کہ اس میں ڈیلے کرے۔ ان حکومت کو جلد از جلد اسلامی جو سزائیں سنگسار کرنے کا، اس طرح مجرم کو وہی سزائیں دینے چاہیے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو افسوسناک واقعے میں ملوث ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ دوسری جانب اس سے پہلے بھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، اس کے بعد اس کے حوالے سے قانون سازی بھی کی گئی تھی۔ زینب الرٹ بل جو تھا وہ بھی پاس کروایا گیا تھا، مگر ابھی بھی جو ملزمان ہیں وہ کھلے عام پھرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کو ایک خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے، جبکہ جو کابینہ میں شامل جو وزراء ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے جو اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے۔ جی صحیح، بہت شکریہ عدنان شاہد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکریٹری داخلہ کو انسانی اسمگلنگ کے ذریعے پاکستان میں لائی جانے والی آذربائیجان کی شہری لڑکی کو 7 روز میں واپس بھیجنے کے لیے NOC جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ مزید جانیں گے محمد اسلم کھوکر کی اس رپورٹ میں۔ جمہوری ملک کا راگ ناپنے والا بھارت سب سے بڑا دہشت گرد نکلا۔ امریکی جریدے نے داعش اور بھارت کے درمیان روابط دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ داعش اور بھارتی گٹھ جوڑ کو عالمی اور علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ چھری منہ سے رام رام، امریکی جریدے فارن پالیسی نے بھارت کا اصل چہرہ دنیا پر آشکار کر دیا۔ خود کو سیکولر اسٹیٹ قرار دینے والا عالمی دہشت گردی میں سر فہرست قرار۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے تہلکہ خیز انکشاف کیا کہ بھارت کی انتہا پسند پالیسی تباہ کن خطرہ ہے۔ بھارت دہشت گردی کا نیا چہرہ ہے۔ امریکی جریدے نے داعش اور بھارتی روابط دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ داعش اور بھارتی گٹھ جوڑ عالمی اور علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ امریکی جریدہ لکھتا ہے کہ بھارتی دہشت گردی کی سٹوری تاریخی طور پر دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی۔ بھارت کی انتہا پسند پالیسی دنیا کے لیے تباہ کن خطرہ ہے۔ بھارتی دہشت گردی کا نوٹس نہ لیا گیا تو اس کے 2 اثرات ہوں گے۔ داعش کے افغانستان میں جیل پر حملے نے ابھرتے خطرات کو بڑھاوا دیا۔ مختلف ممالک میں حملوں کی نئی لہر میں بھارتی سرپرستی نیا موڑ لے رہی ہے۔ جریدے میں مزید کہا گیا کہ بھارت داعش گٹھ جوڑ کی کارروائیوں میں سری لنکا میں ایسٹر پر بم دھماکے شامل ہیں۔ 2017 میں نئے سال کے موقع پر ترکی کلب پر حملہ داعش اور بھارتی گٹھ جوڑ کا ہاتھ تھا۔ 2017 میں نیو یارک اور اسٹاک ہوم حملے نے دنیا کو ششدر کر دیا۔ امریکی جریدے میں کہا گیا بھارت کا دہشت گردی میں ملوث ہونا کوئی نئی بات نہیں۔ بھارت دراصل طالبان کے نظریات کو فروغ دینے میں ایک جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ کشمیر میں بھی بھارت میں موجود انہی عناصر نے کردار ادا کیا۔ بھارتی دہشت گرد گروپوں کی سرپرستی کے بھارت، پاکستان، افغانستان میں نیٹ ورک سے روابط کے ثبوت ہیں۔ ان حملوں کی پلاننگ میں بھارتی ہاتھ انتہائی پریشان کن ہے۔ بھارت نے نوجوانوں کو استعمال کر کے انتہا پسندی کو فروغ دیا۔ بھارت میں متنازع زرعی قوانین کی منظوری کے خلاف ہریانہ، اتر پردیش اور پنجاب میں کسانوں کا احتجاج شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ان ریاستوں میں سینکڑوں مظاہرین کو حراست میں لینے کے بعد حالات کشیدہ ہیں۔ کسانوں نے ان قوانین کو موت کا پروانہ قرار دے دیا ہے۔
मोदी के इंडिया में किसान सरापा एहतजाज। हुकूमती पॉलिसियों के बायस खून पसीने से मुल्क के लिए अनाज उगाने वाले किसान खून के आंसू रोने लगे। सबकी जुबान पर एक ही सवाल, जब अनाज मंडियों का खत्म होगा, जखीरा अंदोजों को अनाज का जखीरा करने की खुली छूट दी जाएगी और किसानों की जमीनें काश्तकारी के लिए सरमायादारों के हवाले कर दी जाएंगी, तब करोड़ों छोटे किसानों की हिफाजत कौन करेगा? भारतीय पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले नए कवानीन के तहत काश्तकार अपनी फसल इदारा जाती खरीदारों को बराह रास्त फरोख्त करेंगे, जिसमें बड़े ताजिर और रिटेलर शामिल हैं। किसानों का कहना है कि मज़कूरा कानून साजी से हुकूमत जमानत शुदा कीमतों पर अनाज की खरीदारी नहीं कर सकेगी और वो निजी खरीदारों के रहमो करम पर रह जाएंगे। बिहार में नाफिज किए गए इस किस्म के पायलट प्रोजेक्ट नाकाम हो चुके हैं और हुकूमत को शदीद एहतजाज का सामना करना पड़ा। मोदी की हिदायत पर भारतीय मीडिया भी इस मसले पर अवाम की तवज्जो हटाने की मुहिम में लगा हुआ है। तज्जियाकारों का कहना है कि इन कवानीन से बड़े सनतकारों को फायदा पहुंचेगा और उनसे फूड सप्लाई चेन कॉर्पोरेट सेक्टर के पास आ जाएगी और किसान मजीद गरीब होता जाएगा। इससे पहले भी मोदी सरकार की हर मुहाज पर पॉलिसियां नाकामी का शिकार हुई हैं। सियासी मुहाज पर इसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ईरान और भूटान में शिकस्त का सामना करना पड़ा। फौजी मुहाज पर इसे बालाकोट और लद्दाख में शर्मिंदगी उठाना पड़ी। गिरती मौशी सूरत हाल भी हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में पंजाब के सिख किसान भी सबसे आगे हैं और एक नारा बहुत मकबूल हो रहा है कि मोदी के इंडिया में धरती और धर्म महफूज नहीं। किसानों का कहना है कि ये छोटे और दरमियानी सतह के किसानों के लिए मौत का परवाना है। इसका मकसद बड़ी कॉरपोरेशन को ज़राअत और मंडियां हवाले करना है, जिससे किसान खत्म हो जाएंगे। वो हमारी जमीन छीनना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। खबरें और भी हैं न्यूज बुलेटिन में। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बैंक ऑफ पंजाब ने किसान दोस्त करंट अकाउंट मुतारिफ करवा दिया। इस अकाउंट से ज़राअत के शोबे के साथ साथ लाइव स्टॉक, डेयरी, पोल्ट्री और मुंसलिक कारोबार से वाबस्ता अफराद इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद ने हेड ऑफिस लाहौर में किसान दोस्त करंट अकाउंट का बाकायदा आगाज कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस प्रोडक्ट के बारे में इंतहाई पुरजोश हूं। ये प्रोडक्ट मुल्क भर और खास तौर पर पंजाब में ज़राअत की तरक्की और रोजगार के मौके फराहम करने के साथ साथ फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। किसान दोस्त करंट अकाउंट कई मुफ्त बैंकारी खदमात के साथ ज़रई सरगर्मियों के लिए कम लागत फाइनेंसिंग की सहूलत मुहैया करता है, जो ज़रई शोबे की माली मुश्किलात और काश्तकारी में सरमायाकारी और पैदावार को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। बीओपी किसान दोस्त अकाउंट, डेबिट कार्ड चेक, यूनिवर्सल चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के अलावा ज़रई कर्जाजात, किसान दोस्त प्रोडक्शन लोन, ट्रैक्टर्स लीज और किसान दोस्त लीज फाइनेंसिंग, किसान दोस्त लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट स्कीम, एग्री व्हीकल लिंकिंग और ज़रई मसनूआत की स्टोरेज के लिए रियायती मार्कअप के साथ फाइनेंसिंग की सहूलत देता है। वफाकी दारुल हुकूमत में 15 रोजा सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। ग्रीन बेल्ट्स और सेक्टर्स में सफाई का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अलमदार बलूच से। जी अलमदार, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से जो है वो मुतलका इदारे जो हमेशा कोशा रहे हैं और अब एक मरतबा फिर CDA की तरफ से जो है एक 15 रोज़ा मुहिम का आगाज़ किया गया और बताया ये जा रहा है कि ये मुहिम जो है 15 रोज़ से आगे भी इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। इस हवाले से हम मजीद जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शोबा सैनिटेशन के डायरेक्टर सरदार खान ज़िमरी। हम उनसे पूछते हैं कि जो वफाकी दारुल हुकूमत में सफाई का सिलसिला जो है वो जारी है, निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से ताकि शहरियों को मुश्किलात ना हो, तो इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और आगे प्लान क्या है? जी बताइएगा। जी, चेयरमैन CDA के हिदायत के ऊपर हमने 15 रोज़ा स्पेशल सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया है। जितने पुराने डंप्स हैं, डोर टू डोर कलेक्शन है, क्लीनिंग है, हम इस पर कर रहे हैं। हमारे साथ ICT एडमिनिस्ट्रेटर हमारे साथ है, वो पॉइंट आउट करती है, हमारी टीमें वहाँ पहुँच जाती है। इसके साथ साथ सुबह 6 बजे से हमारा बशर शुरू होता है, 4 बजे तक रहता है। शाम को हमारी फिर टीम में हर मराकज़ में हमारी काम करती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने पुराने डंप्स हैं, दूसरे तीसरे हैं, वो हम इसको हर सूरत में 15 दिन के अंदर मुकम्मल करेंगे। उसके बाद उम्मीद है कि हम रूटीन में सफाई में आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ तो शोबा सैनिटेशन के जो डायरेक्टर है सरदार खान ज़िमरी, वो बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि तरजीहात हैं इस्लामाबाद को, जो कि वफाकी दारुल हुकूमत है, उसकी खूबसूरती को बरकरार रखा जाए और जो कुछ शिकायत आ रही थी उनको दूर किया जाए और इस हवाले से जो है वो काम शुरू कर दिया गया और उनका ये कहना है कि ये सफाई मुहिम जो है वो आगे भी बढ़ाई जाएगी। जी शुक्रिया आलमदार। फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर मजालिम ढाने वाले बदउनवान सेवेनी वज़ीर आज़म की बरतरफी का मुतालबा शिद्दत इख्तियार करने लगा। मकबूजा फलस्तीन के हजारों सेवेनियों ने नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरा किया।
तल अवीव में हजारों मुजाहिरीन ने जमा होकर इसराइल में कोरोना वायरस रोकने में नाकामी, मकबूजा सरजमीन की तबाह सूरत हाल और माली बदनुमानी में मुलव्विस नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरा किया है। सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होते हैं कुछ देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच। This news bulletin was brought to you by More flavors, more mazza. Now in an exciting new look. Seen on air. और दीगर